नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान सीएम योगी ने एक एक करके विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब भी दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और संकल्प से सिद्ध तक हमने उसको करके दिखा दिया। साथ ही सीएम ने बिना ज्ञानवापी का नाम लिए कहा कि हमने तो बस काशी, अयोध्या और मथुरा 3 स्थान ही मांगे थे। आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 किले भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विधानसभा के बजट सत्र के समापन के साथ ही कई नेताओं के बयान भी अब सामने आए हैं, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। जो समाजवाद है वही राम राज्य है, और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अगर आप इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी की बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और राम राज्य का रास्ता खुल जाएगा। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह पेश हुए हैं, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। दरअसल यह मामला साल 2008 में सपा के डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन का है, जिस दौरान दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सांसद संजय सिंह समेत 98 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और उन पर ईडी की ओर से आबकारी नीति घोटाले में आरोप दर्ज हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपना बयान यह दर्ज करवाया। लोकसभा चुनाव से पहले आज बड़ी संख्या में पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इन सभी पार्षदों को सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी में शामिल होने वाले नामों में सिद्धार्थ नगर की नगर पंचायत शोहरतगढ़ के चेयरमैन उमा अग्रवाल है। नगर पंचायत बढ़नी के चेयरमैन सुनील अग्रहरि भी इसमें शामिल हैं। एक 155 पार्षदों की ज्वाइनिंग पर संवाददाता अनूप ने जिले भर से आए नगरपालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत ब्लॉक प्रमुखों से बातचीत की है, वो देख लेते हैं। पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख आज भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि कहां से आए हैं आप। मैं भदोही से हूं। मैं जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता। आज पार्टी की ज्वाइनिंग करने आया हूं। हम यहाँ लोग जो है, और बहुत अच्छा है पार्टी की नीति से हम लोग। भाजपा में क्या आपको अच्छा लगा? सुरक्षित देख रहे हैं इसको, अपना भविष्य, या किस वजह से यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो कार्य हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है जो है, और हमारा देश सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे ही जो है। भारतीय जनता पार्टी में किससे प्रेरणा आपको मिलती है? माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से जो है बहुत ही अच्छा प्रेरणा मिलता है। आज गुंडे माफियाओं को कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में जो है, ये बहुत बड़ी बात है जो है। गरीबों को हर उनका अधिकार मिल रहा है और उनको सुरक्षा मिल रही, सारी चीज उनको मिल रहा है जो है। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से हूँ, मधवापुर। इस पार्टी से पहले आप किस पद पे थे? आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? मैं पहले भी भाजपा में कार्य कर चुका हूँ। बीच में चुनाव के वजह से मैं बीएसपी ज्वाइन किया था, और बसपा में रहने के बाद अब फिर से भाजपा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पार्टी की जो रीति नीति है, सुशासन
जो व्यवस्था है प्रदेश में, जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जो चल रही है, उससे हम लोगों को एक दृढ़ विश्वास है कि आगे आने वाला भविष्य, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर व्यक्ति का जो हमको एक अवसर मिल सकता है किसी दल में, वो भारतीय जनता पार्टी है, जहां हम। शुक्रिया। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं शंकरगढ़ बारा क्षेत्र से आई हूँ। किस पार्टी में थी, किस पद पे हैं आप? निर्दलीय प्रत्याशी हमारे यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और हम सब लोगों ने मिल के इनको जिताया था। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आए हैं। शुक्रिया। तो ये तमाम लोग, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें या फिर सभासद या फिर ब्लॉक प्रमुख की बात करें, तमाम भारी संख्या में आज जो करीब 300 का आंकड़ा जो पार हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने ज्वाइन किया है। और आज के बाद मिशन 2024 को लेकर ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। रियाज के साथ रूप जनता टीवी, लखनऊ। हमीरपुर के जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत सिंह परिहार ने भी निषाद पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। हजारों समर्थकों के साथ दुष्यंत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अयोध्या में आस्था का सैलाब हर दिन उमड़ रहा है और इसी सैलाब का हिस्सा बनने आज सूरीनाम देश के सांसद भी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां वो भगवान राम के भव्य मंदिर को देखकर अभिभूत भी नजर आए हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को राम मंदिर के लिए धन्यवाद देते हुए नीतियों की जमकर तारीफ की। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निमंत्रण पर सूरीनाम के स्पीकर के नेतृत्व में आया डेलीगेशन रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा था। Great, because this is the first time I come here and see this great building. It's new and we are the first delegation abroad that come and visit this one. It's a great experience for me. ऐसा लगता है मुझे राम जी का महसूस हो रहा है। मैं उनके भक्त हूँ और मुझे बहुत आशा उम्मीद है कि वो हर एक प्राणी के जो इस धरती पे है उसे खुश रखे, सभी के भंडार भरे, सुख संपत्ति से, धन दौलत से, और हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त रहे। मैं बहुत बड़ा का फैन हूँ मोदी जी के। मैं उसका जो वो जिस तरीका से वो इंडिया का, वो भारत देश का वो लीड करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगती है। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें मैं कुछ सीख लेना चाहती हूँ। मैं अपनी देश में मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। मैं सोचती हूँ कि हर एक तरीका से जैसे राम जी मनुष्य जीवन के वो शिक्षा देता है कि मनुष्य का कैसा रहन चलना है, उसे मैं अपने जीवन में भी उतारना चाहती हूँ। और राजधानी लखनऊ के पुलिस उपायुक्त दक्षिणी सत्य स्वरूप सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर यह खास बातचीत की है। आईपीएस जो हर जगह चर्चित हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवगांतुक डीसीपी दक्षिणी सर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सर, जैसा कि लगातार क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर कमिश्नरेट पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, सर कैसे क्षेत्रों में जो है थानों में और जो है कैसे बदलाव होगा सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जनता को त्वरित न्याय मिले, जनता की सुनवाई हो, कोई भी आदमी आए उसकी बात सुनी जाए और तत्परता से उस पर कार्रवाई की जाए। विशेष तौर से अगर कोई मुकदमा कायम होना है तो तत्काल मुकदमा कायम किया जाए, उसकी तत्परता से विवेचना करके मुलजिमों को अरेस्ट करके, यदि अरेस्टिंग वाली धारा है तो, और नहीं है तो नोटिस दे करके चार्जशीट लगाई जाए और उसमें बेहतर पैरवी करके उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको सजा दिलाई जाए। एक तो ये क्राइम, पहली बात तो ये है कि क्राइम पहले हो ना, इसके लिए बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसमें प्रभावी गश्त करने की जरूरत है। जो पुराने अपराधी हैं, चाहे लुटेरे हों, चाहे चोर हो या नकबजन हो, उनका सत्यापन कराना, गैंगस्टर के जो मुकदमे हैं उनको सत्यापन कराना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये महत्वपूर्ण काम है ताकि जो है अपराध रोका जा सके। दूसरी तरफ अगर अपराध हो जाता है तो उसको तत्परता से उसको वर्कआउट किया जाए और कार्रवाई की जाए। तीसरी चीज जो नहीं हो रहा है, अधिकांशतया चार्जशीट लगा करके पुलिस शांत हो जाती है, उस मामले में पैरवी करने की आवश्यकता है। इधर काफी पैरवी हुई है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और सजा भी हो रही है। तो इसमें और थोड़ा सा आगे
कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि सजा दिलाई जा सके। दूसरी तरफ जो IGRS या प्रार्थना पत्रों का डिस्पोजल है, जो निर्धारित अवधि है, उस अवधि में प्रत्येक दशा में उसका डिस्पोजल किया जाए और सही ढंग से डिस्पोजल किया जाए, ये देखना है। दूसरी बात ये भी है कि जो पीड़ित है, जो पब्लिक है, उससे फीडबैक लेने की व्यवस्था भी है। उसमें हम भी देखेंगे, हमारे जो सबऑर्डिनेट है वो भी देखेंगे और फीडबैक लेंगे। अगर किसी ने गलत रिपोर्ट लगाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, अभी हाल में ही ई रिक्शा का सत्यापन का एक जो है उपेंद्र अग्रवाल ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने उन्होंने एक आदेश किया है कि अब सत्यापन जो है वो पुलिस करेगी। तो सर ऐसे में और जो चोरियां, डकैतियां, ऐसी घटनाएं जो हो रही थी, अब तो लगाम है उस पर, लेकिन सर तीसरी नजर के माध्यम से कैसे जो है निगरानी रखी जाएगी कैमरे के माध्यम से? देखिए, लगातार कैमरे में वृद्धि की जा रही है। यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से बात करके लगातार कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं और इन कैमरों के माध्यम से जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको वर्कआउट भी किया जा रहा है। इसमें और आगे काम करने की जरूरत है और कैमरों का जो DVR है उसको संरक्षित रखने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ ही जो सत्यापन की कार्रवाई है, तो चाहे वो HS हो या अन्य अपराधी हो, उनका सत्यापन हो रहा है। इस प्रकार से ई रिक्शा का भी सत्यापन बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि न केवल लखनऊ के ई रिक्शा यहाँ चलते हैं, बल्कि लखनऊ के आसपास के जनपदों के भी ई रिक्शा चलते हैं। और दूसरी बात, ई रिक्शा चलाने वाले रजिस्टर किसी के नाम होगा, चलाने वाला कोई और होगा, ये भी बात संज्ञान में आई तो चल जाएगा। आखिर आदमी है कहाँ, कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है, मूल निवास क्या है, उसका आधार क्या है, तो इससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और क्राइम कंट्रोल होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए DCP दक्षिणी थे सत्य स्वरूप सिंह सर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। CCTV कैमरा जो नजर रखता है वो सभी थानों में आदेश कर दिया गया है, सभी व्यापारियों से भी बात की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल होगा। लखनऊ से जनता टीवी के लिए रोहित दीक्षित। राज्य का बजट पेश होने के बाद हर वर्ग के लोगों को सरकार की नीतियों का लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष तंज कसने से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे में बीजेपी से लखनऊ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता ने जनता टीवी से बातचीत की है, अपनी राय भी साझा की है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से अभिषेक गुप्ता। आइए इनसे जानते हैं कि जो सियासी घमासान चल रहा है इस पर इनकी क्या राय है। सर, ये जो बजट पेश हुआ है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी सरकार जब 2014 सत्ता में आई तो निश्चित रूप से जो मूल आधार था देश की, जैसे कि रोजगार है, युवाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, हर बजट उसी पे केंद्रित होकर पेश हुआ है। क्योंकि निश्चित रूप से सरकार का, मोदी जी का ये कहना है कि जब देश का युवा आगे बढ़ेगा, जब देश की महिलाएं सशक्त होंगी, जब देश का किसान मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। 2024 का जो ये बजट पेश हुआ है, इसमें मोदी जी ने 4 जातियों का वर्णन अपने वक्तव्य में किया है और वो 4 जातियां हैं महिला, युवा और किसान। तो ऐसे लोग जो समाज के शोषित वंचित वर्ग से आते हैं, उनका जब तक उद्धार नहीं होगा, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा सरकार नहीं करेगी, तब तक किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। सर, ऐसे विपक्ष कह रहा है कि अखिलेश यादव का कहना है कि ये बजट सिर्फ नाम का बजट है, कोई काम का बजट नहीं है। देखिए, उनके कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब 2014 की सरकार जब हमारे केंद्र में आई तो जो सबसे अहम मुद्दा था देश में भ्रष्टाचार, उसको समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया। और जो देश के गरीब लोग हैं, जिन्होंने इस देश को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने निश्चित रूप से बहुत प्रयास किए हैं। चाहे कोई योजना के माध्यम से हो, चाहे किसी माध्यम से हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का सरकार शुरू से कर रही है। और इस बजट से पूरे देश में खुशी की लहर है। आम जनमानस जो है, जो नीचे का तबका है, जो रोज कमाता खाता है, ऐसे लोगों में जरूर एक आशा है, एक उम्मीद है कि उनकी आवश्यकताएं सभी पूरी होंगी। सर, ये जो ग्रीन बजट आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने बताया ना कि ये बजट सभी को सर्वस्पर्शी है, सर्व कल्याणकारी है, सभी का ध्यान रखा गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए रोजगार कैसे सृजन हो, इसका ध्यान रखा गया है। महिलाएं कैसे और सशक्त हों, इसका ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही किसानों को उनके आय कैसे बढ़े, उनको कैसे मजबूती मिले, अनाज उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया। और ये सभी वो चीज़ें हैं जो किसी भी राष्ट्र को बहुत मजबूत बनाती हैं। सर, ये जो बजट है इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमी रह गई है? मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रह गई है, क्योंकि लगभग हर वर्ग को इसमें छुआ गया है। और हर देश में जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे टैक्स को लेकर को, हालांकि टैक्स को लेकर के इस बार कोई बहुत विशेष छूट नहीं है,
लेकिन जो पहले का स्लैब था वो भी आम जनमानस को लेकर के बनाया गया था, उसी को इस बार रिपीट किया गया है। इसके साथ ही जो भी चीज़ें उसमें ऐड की गई, जैसे कि नए शैक्षिक संस्थान देश में तमाम बन रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा इसमें बजट में रखा गया है कि हमारे तीर्थों का उत्थान कैसे हो। देश भर में विभिन्न जो बड़े मंदिर हैं उनमें कॉरिडोर बनेंगे और 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उसको लेकर के विशेष इसमें तैयारियां बजट में दी गई हैं। सर, आप युवा होने के नाते बजट के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं? देखिए, 2014 के पहले का जो भारत था वो नौकरी पर आधारित युवा भारत था, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी केंद्र में आए तो उनका प्रयास है कि युवा सृजनकर्ता बने, नौकरी देने वाला बने, ना कि नौकरी करने वाला बने। तो नौकरी देने के लिए आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई, मुद्रा लोन योजना के माध्यम से कौशल विकास भारत चलाया, स्किल इंडिया। ये सारी चीज़ें युवाओं को सशक्त करती हैं कि वो सृजनकर्ता बने और नौकरी दूसरों को देने लायक बने। इसके लिए सरकार तमाम बिना गारंटी के लोन भी दे रही है, उनको समय समय पर मोटिवेशन दे रही है ताकि वो अपने रोजगार को और बढ़ा सके और खुद तो रोजगार हो ही, साथ ही साथ अपने आसपास मोहल्ले गाँव क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार दे सकें। सर, ये ईडी पर सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है ये बीजेपी की कंपनियां हो गई हैं। देखिए, ईडी कोई बीजेपी किसी पार्टी विशेष की कंपनी नहीं है, वो देश का उसकी एक अपनी प्रक्रिया है और ईडी पे सवाल वही लोग उठा रहे हैं जो निश्चित रूप से उस घेरे में आते हैं, क्योंकि जिसके घर शीशे के होते हैं उन्हीं को घर टूटने का डर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ईडी आम जनता से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ईडी पे सवाल नहीं उठा रहा है। ईडी पे सवाल उठाने वाले एक स्पेसिफाइड कुछ पार्टी के लोग हैं जो ही सवाल उठा रहे हैं और जो खुद भी उस घेरे में आते हैं। सर, ये लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, इनको आप विकास के नजरिए से कैसे देखते हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव विकास के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014 में जो विकास करक मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में निकला वह निश्चित रूप से अपनी गति को प्राप्त कर चुका है। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ, देखते रहिए जनता टीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी कड़ी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण कानपुर देहात पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है और जिन सीटों को आज़ाद समाज पार्टी तैयारी कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से उन सीटों को लड़ेगी। ये लोकतंत्र है, जनता को चयन करना है। हमने मेहनत की और जनता, मुझे विश्वास है इस बार जनता जो है आज़ाद समाज पार्टी को लोकसभा में अवसर देगी और पूरे देश में हमारा कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा चल रही है। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश समीक्षा हुई है, जैसा स्टेट कमेटी तय कर देगी उस पर हम लोग उन्हीं सीटों पर हम लोग प्रत्याशी ला के मजबूत से चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ।